क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपसे वो काम करवा ले जो आप कभी ख्वाब में भी ना सोचें? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि अमेरिका की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी CIA का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी। एक ऐसा तजुर्बा जहां मासूम लोगों को इंसानी रोबोट में बदलने की कोशिश की गई। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम MK अल्ट्रा की उन अंधी गलियों में उतरने वाले हैं जिनका सच जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। 1950। दूसरी आलमी जंग खत्म हुए कुछ साल ही गुजरे हैं। अमेरिका और सोवियत यूनियन दो सुपर पावर बनकर सामने आ चुके हैं, लेकिन ये जंग बंदूकों से नहीं लड़ी जा रही, ये जंग जहनों से लड़ी जा रही है। इसे कहते हैं कोल्ड वॉर, सर्द जंग। अमेरिका के अखबारात में हर रोज एक नई सुर्खी होती। सोवियत यूनियन ने एक नई तकनीक दरियाफ्त कर ली जिससे वो इंसानी जहन को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेन वॉशिंग, एक नई जंग जिसे न देखा जा सकता है न रोका जा सकता है। और ये महज अखबारी बातें नहीं थी। कोरियन वॉर में अमेरिकी फौजी जब सोवियत और चीनी कैद से वापस आए तो वो बदले हुए थे। वो कम्युनिस्ट नारे लगा रहे थे, वो अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहे थे। उन्हें कुछ याद नहीं था कि कैद में क्या हुआ। CIA के अफसरान कांप उठे। अगर दुश्मन ने वाकई जहन कंट्रोल करने की तकनीक दरियाफ्त कर ली है तो हमें भी यही करना होगा, वरना ये जंग हम हार जाएंगे। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो आज हम सुनाने जा रहे हैं। MK अल्ट्रा से पहले CIA ने दो और प्रोजेक्ट चलाए। पहला था प्रोजेक्ट बिलीव बर्ड, साल 1950 में। मकसद दुश्मन जासूसों से जबरन मालूमात निकालना, उनके जहन को इस तरह तोड़ना कि वो सच बोलने पर मजबूर हो जाएं। दूसरा था प्रोजेक्ट आर्चोक, साल 1951 में। इसमें हिप्नोसिस, मंशियात और नफ्सियाती दबाव इस्तेमाल किया गया। सवाल ये था, क्या कोई ऐसी दवा है जो इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ सच बोलने पर मजबूर कर दे? क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो इंसान को रोबोट की तरह कंट्रोल कर ले? और इन प्रोजेक्ट्स में एक चीज और भी हो रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप चलाई, जिसमें नाजी जर्मनी के साइंसदानों को, जिन्होंने इंसानों पर भयानक तजर्बात किए थे, अमेरिका लाया गया। उन्हें सजा नहीं दी गई, बल्कि नौकरी दी गई। उनका इल्म, इंसानी जहन और जिस्म पर तजर्बात का इल्म CIA को मिल गया। और फिर आया वो दिन, 13 अप्रैल 1953। किए प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले डलस ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक तकरीर की थी। इस तकरीर में उन्होंने सोवियत यूनियन की ब्रेन वॉरफेयर को गैर अखलाकी करार दिया। कहा कि ये अमरीकी अक़दार के खिलाफ है, और फिर घर आकर बिल्कुल यही काम खुद शुरू कर दिया। MK का मतलब था CIA की खुफिया जबान में माइंड कंट्रोल। जर्मन लफ्ज कंट्रोल से, अल्ट्रा सबसे आला खुफिया दर्जा। इस प्रोजेक्ट के लिए सरबराह मुकर्रर हुआ एक शख्स जिसका नाम था सिडनी गॉटलीब। अब ये गॉटलीब कौन है? जरा उससे मिलते हैं। सिडनी गॉटलीब, वो आदमी जिसने सब कुछ किया। सिडनी गॉटलीब न्यूयॉर्क में पैदा हुए। यहूदी घराना, गरीब पस मंजर। बचपन से दो चीजें थीं, हकलाहट और पाँव में नक्स, जिसकी वजह से चलने में तकलीफ थी। लेकिन दिमाग गैर मामूली। केमिस्ट्री में PhD की, CIA में आए और CIA ने उन्हें वो काम दिया जो शायद दुनिया में किसी को ना मिला हो। उन्हें कहा गया, जो तजुर्बा चाहो करो, जिस पर चाहो करो, कोई नहीं पूछेगा, कोई निगरानी नहीं, बजट लामहदूद। एक सहाफ़ी ने गॉटलीब को अपनी नस्ल का सबसे ज्यादा प्रोलिफिक टॉर्चरर, यानी सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ देने वाला करार दिया। गॉटलीब को इंसानी मौज़ूआत पर कोई भी तजर्बा करने का इख्तियार था, यहाँ तक कि अगर नतीजा मौत भी हो, और कोई निगरानी नहीं थी। ये आदमी अजीब भी था। बागबानी का शौक था, लूक गीत गाता था,
ज़ाती ज़िंदगी में नरम मिजाज समझा जाता था, लेकिन दफ्तर में वो एक ऐसा आदमी था जिसने बेशुमार इंसानों की ज़िंदगियां तबाह की और आखिर में कहा, मैंने जो किया वो सब बेकार था। साल 1938, स्विट्ज़रलैंड की सैंडोज लेबोरेटरीज। एक कीमियादान एल्बर्ट हॉफमन एक नई दवा बनाते हैं, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, मुख्तसरन LSD। शुरू में किसी को नहीं पता ये क्या करती है। फिर 1943 में हॉफमन ने गलती से थोड़ी सी मिकदार छू ली और पहली बार किसी इंसान ने LSD का असर महसूस किया। उन्होंने लिखा, मैं एक अजीब बेचैनी में घर गया। वहाँ मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने वो देखा जो अल्फाज में बयान हो नहीं सकता, रंगों की एक लामतनाही दुनिया। जब CIA को LSD का पता चला तो वो पागल हो गए। ये तो वही चीज़ है जिसकी हमें तलाश थी। सिडनी गॉटलीब ने फैसला किया, दुनिया में जितनी भी LSD है वो हम खरीदेंगे। और साल 1953 में CIA ने $2,40,000 देकर सैंडोज लेबोरेटरी से दुनिया की पूरी LSD सप्लाई खरीद ली। आज के हिसाब से ये तकरीबन 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा बनती है। फिर इस LSD को अस्पतालों, क्लिनिक्स, जेलों और तहकीकी इदारों में भेजा गया, झूठे तहकीकी इदारों के नामों से, और तजर्बात शुरू हो गए। इन तजुर्बात में आखिर क्या किया जाता था? पहली बात, LSD आखिर किसको दी जाती थी और क्यों? ज़हनी मरीजों को जो इलाज के लिए आए थे, कैदियों को जो कहीं नहीं जा सकते थे, नशे के आदी अफराद को जो पहले ही कमज़ोर थे, फौजियों को जिन्हें हुक्म मानना पड़ता था, और आम शहरियों को जिन्हें बिल्कुल पता नहीं था। एक CIA अफसर ने खुद कहा, हमने उन लोगों पर तजर्बे किए जो लड़ नहीं सकते थे। कोंटकी के एक ज़हनी मरीज को 174 दिन तक मुसलसल रोज़ाना LSD दी गई। 174 दिन, 5 महीने से ज्यादा। इस आदमी का क्या हुआ? रिकॉर्ड में नहीं है। दूसरी बात, LSD के अलावा क्या किया गया? इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, आम सतह से कहीं ज्यादा ताकत से। हिप्नोसिस, लोगों को हिप्नोटाइज करके कमांड देना। हस्सियाती महरूमी, सेंसरी डेप्रिवेशन, इंसान को तारीकी में, खामोशी में, बंद कमरे में इतने दिन रखना कि वो टूट जाए। रेडिएशन के तजर्बात, एक हाथ में नींद की दवा और दूसरे में जगाने की दवा का इंजेक्शन एक साथ। हेरोइन, मॉर्फिन, मेस्कलीन, सिलोसाइबिन, एल्कोहल, ये सब मिलाकर दिया जाता था। मकसद क्या था? एक रोबोट एजेंट बनाना, एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी मर्जी ना हो, जो कहा जाए वो करे, जो पूछा जाए वो बताए, और जब काम हो जाए कुछ याद न रहे। ये बाब सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। कनाडा, मॉन्ट्रियल का शहर, मैकगिल यूनिवर्सिटी, एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट। यहाँ एक डॉक्टर थे, डॉक्टर डोनाल्ड एवन कैमरन। ये कोई आम डॉक्टर नहीं थे, ये अपने वक्त के मशहूर तरीन माहिर नफ्सियात में से एक थे। वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन के सदर रह चुके थे, लेकिन CIA के साथ मिले तो वो कुछ और बन गए। इनका नजरिया था, इंसानी जहन को मुकम्मल तौर पर मिटाया जा सकता है और फिर नए सिरे से लिखा जा सकता है। जैसे ब्लैक बोर्ड साफ करो और नई तहरीर लिखो। इसके लिए उन्होंने 2 तकनीकें ईजाद की। पहली, डी पैटर्निंग, यानी जहन को मुकम्मल तोड़ना। मरीज को हफ्तों तक सोने नहीं दिया जाता था। इलेक्ट्रोशॉक आम तिब्बी सतह से 30 से 40 गुना ज्यादा ताकत पर दिया जाता था। LSD और दूसरी अद्वियात भी साथ। मरीज इस मरहले के बाद अपना नाम भूल जाता, घर वालों को नहीं पहचानता, चलना भूल जाता, बात करना भूल जाता, बच्चों की तरह बिस्तर गीला करता। दूसरी, साइकिक ड्राइविंग,
यानी नई प्रोग्रामिंग डालना। मरीज को LSD के ज़ेरे असर एक हेलमेट पहनाया जाता जिसमें स्पीकर लगे होते और एक ही पैगाम बार बार दिन में 16 से 18 घंटे चलाया जाता, हजारों बार, लाखों बार। उनके एक मरीज को एक पैगाम 5 लाख मर्तबा सुनाया गया। अब सोचो, ये मरीज कौन थे? ये वो लोग नहीं थे जो डॉक्टर कैमरन के पास दुश्मन जासूस बनकर आए थे। ये आम लोग थे, नर्वस ब्रेकडाउन वाले, डिप्रेशन वाले, शादी के मसाइल वाले। कोई बीवी की मौत के गम से नहीं निकल पा रहा था, कोई काम की परेशानी से दो चार था। उन्हें नहीं बताया गया कि उन पर तजर्बात होंगे। बाद में बहुत से मरीजों के खानदानों ने मुकदमे किए, कनाडा और अमेरिकी हुकूमत ने मुआवजे दिए, लेकिन वो जहन जो मिट गए वापस नहीं आए। ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स, सबसे घिनौना बाब। ये नाम सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि अंदर क्या होगा। साल 1904 गॉटलीब ने एक नया तजुर्बा सोचा। उन्होंने जॉर्ज हंटर वाइट नामी एक एजेंट को एक खास काम दिया। काम ये था, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में महफूज घर बनाओ, उन्हें बिल्कुल आम फ्लैट की तरह सजाओ, तवाइफों को हायर करो, वो आम मर्दों को बार से या सड़क से अपने साथ उन घरों में लाएं और फिर उनके मशरूब में LSD मिला दो। CIA के एजेंट एक तरफा आईनों के पीछे बैठे हर चीज देखते और नोट करते रहते। मकसद ये जानना कि LSD के ज़ेरे असर इंसान से राज कैसे निकाले जाएं, जिनसी ब्लैकमेल कैसे काम करती है, एक बेखबर इंसान का रवैया कैसे कंट्रोल किया जाए। ये ऑपरेशन कई साल तक चलता रहा और जॉर्ज वाइट ने जब रिटायरमेंट के करीब गॉटलीब को खत लिखा तो उसमें क्या लिखा, सुनो गौर से। उसने लिखा, जाहिर है मैं एक मामूली मिशनरी था, दरअसल एक बिदती, लेकिन मैंने पूरी जान फिशानी से काम किया क्योंकि ये मज़ेदार था, मज़ेदार था, मज़ेदार था। और कहाँ एक अमेरिकी नौजवान सरकारी इजाज़त के साथ झूठ बोल सकता, मार सकता, चुरा सकता, धोखा दे सकता। ये शर्म नहीं, पिछतावा नहीं, ये फख्र है। ये आदमी सरकारी मुलाजिम था, तनख्वाह अमरीकी टैक्स दहंदगान की जेब से आती थी। फ्रैंक ऑल्सन, वो मौत जिसने सब बदल दिया। नवंबर 1953। फ्रैंक ऑल्सन अमरीकी फौज के एक साइंसदान फोर्ट डीट्रिक में बायोकेमिस्ट्री पर काम करते थे। वो CIA के साथ भी मुंसलिक थे। एक CIA रिट्रीट पर एक निजी पहाड़ी बंगले में गॉटलीब ने सब मेहमानों के मशरूब में LSD मिला दिया, बगैर बताए। ऑल्सन का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद था। वो परेशान हो गए, ज़हनी तौर पर टूटने लगे। कुछ दिन बाद उन्हें न्यूयॉर्क के एक होटल में ले जाया गया, CIA के एक और एजेंट रॉबर्ट लैशब्रुक के साथ। मकसद था उन्हें डॉक्टर से मिलवाना। 28 नवंबर 1953 की रात फ्रैंक ऑल्सन मैनहट्टन के स्टैटलर होटल की 13वीं मंजिल की खिड़की से गिरकर हलाक हो गए। सरकारी बयान, खुदकुशी। खानदान ने कभी ये नहीं माना। 20 साल तक ये बात दबी रही। फिर 1975 में जब AMK अल्ट्रा का राज खुला तो पहली बार ऑल्सन का नाम सामने आया। सदर फोर्ड ने माफ़ी मांगी, हुकूमत ने मुआवजा दिया, लेकिन ऑल्सन के बेटे एरिक ने कभी यकीन नहीं किया कि ये खुदकुशी थी। 1994 में लाश दोबारा निकाली गई। दूसरे पोस्टमार्टम में सर पर एक चोट मिली जो किसी भारी चीज से लगी थी। ये खिड़की से गिरने से नहीं आती, यानी पहले मारा फिर नीचे फेंका। आज भी ये सवाल बेजवाब है। एरिक ऑल्सन ने कहा, मेरे बाप को CIA ने मारा क्योंकि वो बात करना चाहते थे। वो जानते थे बहुत कुछ और वो खामोश नहीं रह सकते थे। MK अल्ट्रा सिर्फ एक काम नहीं था, ये 149 अलग अलग ज़ैली मंसूबों का मजमुआ था। कुछ मिसालें सुनो। हिप्नोसिस के जरिए याददाश्त मिटाना,
नशे के आदी कैदियों पर मंशियात के तजर्बात। एक कैदी को 70 दिन तक मुसलसल LSD दी गई। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के अस्पताल में CIA ने पैसे देकर एक पूरा वार्ड हासिल कर लिया ताकि मरीजों पर तजर्बात हो सके। वही ऑपरेशन मिड नाइट क्लॉक्स जो हमने पहले सुना, कनेक्शन और ब्रेन सीजर की तहकीक बगैर किसी जिस्मानी निशान के। डॉक्टर कैमरन का वो काम जो हमने सुना, जहन को रेडियो लहरों से कंट्रोल करने की कोशिश। और 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां और तहकीकी इदारे इसमें शामिल थे जिन्हें नहीं पता था कि उनका फंड CIA से आ रहा है। अब ये जानते हैं कि ये राज कैसे खुला। साल 1973 में जब CIA डायरेक्टर रिचर्ड हिल्म्स को पता चल गया कि हुकूमत अंदर से तहकीकात कर रही है, तो उन्होंने गॉटलीब को हुक्म दिया, सब फाइलें तबाह करो, और फाइलें जला दी गईं। लेकिन एक गलती हो गई। बजट एंड फिस्कल सेक्शन के कुछ माली रिकॉर्ड 7 डब्बे गलती से एक अलग तह खाने में छोड़ दिए गए। ये वो डब्बे थे जिनमें 149 मंसूबों की माली तफसीलात थीं, अदायगियां, नाम, इदारे। 1975 में चर्च कमेटी, एक सेनेट कमेटी, ने CIA की तहकीकात शुरू की। 1977 में सहाफ़ी जॉन मार्क्स ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये दस्तावेजात हासिल की। और फिर वो डब्बे खुले, दुनिया को पता चला। 1977 में सेनेट की समातें हुईं। सेनेटर एडवर्ड कैनेडी ने साबिक CIA मुलाजमीन से पूछगछ की। बार बार जवाब मिला, याद नहीं, मुझे इल्म नहीं, मैंने नहीं देखा। गॉटलीब खुद भी सामने आए। उन्होंने कहा, मैंने जो किया वो जरूरी था, वो वक्त पैसा था। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई जेल नहीं गया। एक शख्स ने अदालत में कहा, उन्होंने मेरे साथ जो किया वो ज़हनी इस्मत दरी थी। वो एक मामूली बीमारी के लिए अस्पताल गए थे, वापस आए तो उन्हें कुछ याद नहीं था। डॉक्टर कैमरॉन के कुछ मरीज ऐसे थे जिन्हें दोबारा चलना सीखना पड़ा, दोबारा बात करना सीखना पड़ा। बच्चों ने अपने माँ बाप को पहचानना छोड़ दिया, माँ बाप ने बच्चों को। एक कैनेडियन खातून लिंडा मैकडोनाल्ड ने बताया कि 1963 में वो डिप्रेशन के इलाज के लिए कैमरॉन के पास गई थी। वापस आए तो 5 बच्चों की माँ होकर भी उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है। उन्हें खाना खाना सीखना पड़ा, लिखना सीखना पड़ा, अपना नाम सीखना पड़ा। ये लोग आज भी इंसाफ का इंतज़ार करते हैं। गॉटलीब 1972 में रिटायर हो गए। उन्होंने खुद बाद में कहा, मैंने जो कुछ किया वो बेकार था। जहन कंट्रोल नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी की तबाही बेकार। CIA ने 1973 में फाइलें जलाई। हिल्म्स 2002 में मरे, कभी मुजरिम करार नहीं पाए। गॉटलीब 1999 में मरे, कभी मुजरिम करार नहीं पाए। कैमरॉन 1967 में मर चुके थे। कुछ मुतासरीन को मुआवजे मिले। कनाडा और अमरीकी हुकूमत ने माफ़ियाँ मांगी, लेकिन जो जहन मिट गए वापस नहीं आए। एक अजीब बात बताता हूँ, 1960 की दहाई में LSD का जो कल्चर फैला, हैप्पी मूवमेंट, साइकेडेलिक मौसीकी, टिमोथी लीरी की टर्न ऑन, ट्यून इन, ड्रॉप आउट, ये सब किसी ना किसी तरह इसी LSD से जुड़ा है जो CIA ने दुनिया में फैलाई। गॉटलीब अनजाने में 1960 के काउंटर कल्चर का बाप बन गया। दूसरी बात, आज भी बहुत सी फाइलें क्लासिफाइड हैं। आज भी बहुत से नामों का पता नहीं। आज भी बहुत से मुतासरीन को नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ था। और सवाल ये है, क्या ये वाकई रुक गया? कोई नहीं जानता। MK अल्ट्रा की कहानी सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट की कहानी नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि जब ताकत के पास बजट हो, बगैर निगरानी के इख्तियार हो और दुश्मन का खौफ हो, तो इंसान क्या कर सकता है अपने ही लोगों के साथ। वो लोग जो उसका शिकार हुए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। वो बस बीमार थे, मजबूर थे, या महज गलत वक्त पर गलत जगह पर थे। न्यूरमबर्ग कोड, जो नाजियों के इंसानी तजर्बात के बाद बना था, जिसमें लिखा था कि किसी इंसान पर उसकी रजामंदी के बगैर तजुर्बा नहीं हो सकता, इसे अमेरिका ने खुद तोड़ा।
और कोई जेल नहीं गया। तारीख का ये बाब हमें बताता है कि हुकूमतों पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, कि कौमी सलामती का नाम लेकर हर जुर्म छुपाया जा सकता है, और कि जब राज रखने की ताकत हो तो जुल्म छुपाना आसान हो जाता है। आज भी दुनिया में ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिनका हमें पता नहीं। शायद 50 साल बाद कोई वीडियो बनाएगा और कहेगा ये सब सच था। तो दोस्तों, आज का ये राज यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, एक नए सस्पेंस और एक नई मिस्ट्री के साथ। अगर आपको इस तरह की मजीद वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।